नमस्कार। कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, फिशरीज में या मत्स्य पालन में प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं और विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इन संभावनाओं से हमारे जो नौजवान साथी हैं वो अपना भविष्य संवार सके। अपना व्यवसाय कैसे फिशरीज में हम उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी स्कीम्स विभाग की तरफ से भी हैं। ऐसी एक स्कीम का नाम है आरएस टेक्नोलॉजी, यानी जिसे पुनः परिसंचारण पद्धति भी कहा जाता है। ये पद्धति वास्तव में है क्या, और यकीन मानिए जब इस पद्धति का अनुपालन प्रदेश व्यापी हमारे नौजवान, हमारे साथी शुरू कर देंगे तो एक क्रांति आ जाएगी और बहुत सारे हमारे जो आने वाले युवक और युवतियां हैं वो इस क्षेत्र में अपने भविष्य को तलाश पाएंगे। आज का हमारा कार्यक्रम यही है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने का काम करेंगे वो यही है, आरएस टेक्नोलॉजी यानी पुनः परिसंचारण पद्धति वास्तव में है क्या, और इसमें किस किस तरह की योजनाएं हैं इस स्कीम के अंतर्गत जिससे प्रदेश के लोगों को लाभ होगा। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस विधा के एक्सपर्ट डॉक्टर सोमनाथ। डॉक्टर सोमनाथ का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर सोमनाथ इस विधा के एक्सपर्ट तो हैं ही और वर्तमान में सीनियर फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर्स के तौर पर फिशरीज विभाग में, मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं। दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या है या आज के विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके जहन में है तो सरल है, आप सीधे सीधे हमसे दूरभाष के माध्यम से वार्तालाप स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे नंबर है 28000178, दूसरा नंबर है 28000178। नंबर्स मैं दोबारा रिपीट किए देता हूं। नंबर है 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। और जो दर्शक मित्र प्रदेश के बाहर से अथवा मोबाइल से कॉल कर हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको एसटीडी कोड लगाना है। एसटीडी कोड है 0177 यानी 0177। तो दर्शकों, उठाइए फोन और कीजिए हमसे बात, बताएं अपनी शंका, हमसे शेयर करें, आपकी समस्या का हल हम आपको जरूर बताएंगे। डॉक्टर सोमनाथ, मेरा पहला सवाल ये कि ये जो आरएस टेक्नोलॉजी है जिसे हम पुनः परिसंचारण पद्धति भी कहते हैं, ये वास्तव में है क्या, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, और इसको हम फिशरीज के साथ कैसे जोड़ेंगे और फिशरीज के साथ कैसे समन्वय में होगा। जी, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ये जो आरएस टेक्नोलॉजी है जी, इस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा जो हमारा ट्रेडिशनल एक्वाकल्चर अभी तक हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, थोड़ा सा उसमें मैं बात करूंगा, क्योंकि दो तरह का कल्चर यहाँ पे फिशरीज में हो रहा है। ये कार्प कल्चर है जिसमें कि जिसको हम वार्म वाटर कल्चर कहते हैं, गर्म पानी की मछलियाँ, जिसमें कि हमारा रोहू आता है, कतला आता है, मृगल आती है, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प या फिर अन्य कार्प्स हैं हमारे पास, माइनर कार्प्स हैं जी। दूसरा है हमारा कोल्ड वाटर फिशरीज जिसमें कि हमारी ट्राउट आती है, जैसे रेनबो ट्राउट है और हमारी ब्राउन ट्राउट है या आर्कटिक चार है या स्नो ट्राउट है जी। तो ये एक आज दिन तक तो जो हिमाचल प्रदेश में एक्वाकल्चर हो रहा है वो एक ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है, क्योंकि अब हमारे पास संभावनाएं जो हैं, हमें नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ तराशनी पड़ेगी, क्योंकि जमीन की डे बाय डे जो है हमें कमी पड़ रही है, पानी के रिसोर्सेज हमारे पास कम हो रहे हैं जी। तो उस संदर्भ में, क्योंकि जनरली जो कार्प कल्चर किया जाता था अभी तक वो पॉन्ड्स में किया जा रहा है, ट्राउट कल्चर किया जा रहा है वो रेसवेज में किया जा रहा है, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी में हम क्या लेके आ सकते हैं, उसी का एक नवीनतम रूप है हमारी ये आरएस टेक्नोलॉजी, जिसको कि अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जी, पुनः जलीय परिसंचारण पद्धति जी। के पॉन्ड्स एक्वाकल्चर में क्या है, हमें बहुत ज़्यादा एरिया, फॉर एग्जांपल 1 हेक्टेयर का अगर हमने पॉन्ड बनाना है तो लगभग हमारी 12 बीघे ज़मीन जो है उसमें जाती है जी, 12 बीघे ज़मीन, और उसमें जो हमारा एक नेशनल लेवल पे अचीव हुआ है हम अभी तक प्रोडक्शन लेवल, वो है लगभग 10 से 12 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर का जी। अब अगर किसी के पास 12 बीघे ज़मीन नहीं है और वो एक्वाकल्चर करना चाहता है, इस 10 से 12 मीट्रिक टन की प्रोडक्शन अपनी कमर्शियल लेवल पे लेना चाहता है, तो वो क्या ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं जी। तो वो उस समस्या का समाधान है हमारा ये नवीनतम टेक्निक आरएस टेक्नोलॉजी, कि हमने छोटे टैंक्स में
जी जो कि हमारे कंक्रीटेड टैंक्स होंगे, उसमें एक्वाकल्चर करना है, और उस एक्वाकल्चर में हम इंटेंसिव सीड स्टॉकिंग करेंगे। जी और लेकिन क्योंकि इंटेंसिव जब हम सीड स्टॉकिंग करेंगे तो हमें उसमें इंटेंसिव फीडिंग भी उसको करवानी पड़ेगी। जी। और जब इंटेंसिव फीडिंग हम उसमें करवाएंगे तो क्या होता है कि बहुत सारा फीकल मैटर जो है उसमें डिपॉजिट होगा, तो जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाता है बहुत जल्दी। जी तो वी हैव टू मॉनिटर दैट एनवायरनमेंट जी कंटिन्यूअसली। जी जितने भी वाटर पैरामीटर्स हैं, चाहे पानी की पीएच है, पानी की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स हैं, जी। उसका अमोनिया लेवल है, या अन्य वाटर पैरामीटर हैं, कार्बन नाइट्रोजन रेशो है उसकी, उसको मॉनिटर करते हुए हमने ऐसा एनवायरनमेंट उस कंजेस्टेड सिस्टम में उसको देना है ताकि हम उसी वाटर को दोबारा से फिल्टर करके रीयूज कर सकें। जी। और बहुत कम, जिस आदमी के पास अपना पानी का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, या जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो है अपना एक्वाकल्चर का काम जो है वहाँ पर कर लिमिटेड रिसोर्सेज में, और लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड आपके वाटर है, उसमें आप ये टेक्नोलॉजी पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, संक्षेप में अगर मैं ये कहूँ कि विभाग का या सरकार का उद्देश्य क्या है इस स्कीम को लाना? उद्देश्य ये है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि क्योंकि हर किसी के पास पानी का रिसोर्स नहीं है, हर किसी के पास उतनी अवेलेबल लैंड नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी ही कुछ इस तरह की है कि सबके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है। तो कम लैंड में और कम पानी में, वाटर स्कैर्सिटी में हम किस तरह से एक्वाकल्चर कर सकते हैं, उसका एक वर्तमान रूप हमारा ये आरएस टेक्नोलॉजी। जी, कुल मिलाकर डॉक्टर साहब संक्षेप में जो विभाग की तरफ से जो ये प्रयास किया जा रहा है, सरकार की तरफ से प्रयास ये किया जा रहा है कि अब तक जितने भी ये ट्रेडिशनल सिस्टम थे फिशरीज कल्टीवेशन, मत्स्य पालन के, वो उसमें एक पर्याप्त लैंड, जमीन की आवश्यकता थी और प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता थी। लेकिन वो धीरे धीरे, जैसे आपने कहा कि लैंड भी धीरे धीरे कमतर होती चली जा रही है और स्वाभाविक तौर पर पानी की मात्रा भी कम कम होती चली जा रही है। जी। उसके लिए एक नवीनतम तकनीक का जो आविष्कार जो किया गया सरकार की तरफ से, वो यही है, ये टेक्निक जो आरएस टेक्नोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें कम मात्रा में जमीन अगर कम भी है बिल्कुल तब भी चल पड़ेगा काम, अगर थोड़ा सा वाटर कम है तब भी चल पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक आप और चीज बता रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग वाटर है उसको रीयूटिलाइज करके उसमें ही काम चलाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आरएस प्रणाली है तो उसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, कैसे हम उस इतना पॉल्यूटेड वाटर है उसको दोबारा हम एक्वाकल्चर के योग्य बनाएंगे और दोबारा ही उसी पानी को रिसर्कुलेट करेंगे उन टैंक्स में, जो कि हमारे रियरिंग टैंक्स हैं। तो उसमें क्या है, हमारे अलग अलग उसमें प्रणाली में फिल्टर लगे हैं। जी। जैसे ही सपोज जैसे हमने टैंक्स, और ये मैं आपको एरिया बताऊं अगर, तो ये जो प्रपोज्ड है कार्प कल्चर या उसमें वार्म वाटर फिशेस के लिए हमारा 7.65 मीटर इंटू 7.65 मीटर इंटू 1.5 मीटर, यानी कि टोटल एक टैंक का एरिया जो है 87 क्यूबिक मीटर है। और पूरा जो 8 टैंक का एक सिस्टम है हमारा, उसका टोटल एरिया जो है लगभग 700 क्यूबिक मीटर है। और 700 क्यूबिक मीटर में हमने 20 से 30 टन की जो है प्रोडक्शन जो है उसमें लेनी है। जी, ये है। तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा जो है फीकल मैटर जो है फिश का रहेगा, क्योंकि हमने इंटेंसिव स्टॉकिंग करनी है। एक टैंक में हमने प्रपोज्ड है कि 4000 फिंगरलिंग से स्टार्ट करेंगे और उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए, स्टैंडाइज करते हुए 8000 फिंगरलिंग तक ले जाएंगे। तो क्या है, फीकल मैटर बहुत ज़्यादा रहेगा। उसको कैसे हमने वो करना है, सबसे पहले उसमें है प्रणाली में हमारा जब ये अमोनोटेलिक वाटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फिश का फीकल मैटर है वो मोनोटेलिक होता है, उसकी जब अमोनिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसको एक मैकेनिकल फिल्टर के थ्रू हम गुजारते हैं। वो जो मैकेनिकल फिल्टर है बेसिकली इट इज़ अ ड्रम फिल्टर। तो इसमें क्या है, जितना भी हमारा सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो हम सेपरेट कर देते हैं थ्रू पासिंग थ्रू दैट मैकेनिकल और द ड्रम फिल्टर। उसके पश्चात सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। उसके पश्चात क्या है, एक सेडिमेंटेशन टैंक से हम उसको गुजारते हैं, तो उसमें जो मोटा तौर पे जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो वहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि अमोनिया जो है और अमोनियम आइंस जो हैं वो वहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो अमोनिया को हमने कैसे हटाना है, क्योंकि अमोनिया जो है, मैं अपने मत्स्य किसानों को बताना चाहता हूँ कि 0.02 मिलीग्राम पर लीटर की अगर उसकी कंसंट्रेशन आपके उसमें आ रही है तो समझिए कि पानी आपका पॉल्यूटेड हो चुका है। 0.02 मिलीग्राम मतलब 20 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। ठीक है। और इसको हमने, अगर इतनी कंसंट्रेशन आपके अमोनिया मीटर शो कर रहा है, दैट मीन्स योर वाटर इज पॉल्यूटेड और आप ये एक्वाकल्चर के योग्य नहीं रहा है। तो उसको हमने कैसे हटाना है, वो काम करेंगे हमारे बायोफिल्टर्स। बायोफिल्टर्स में जो बायोफिल्ट्रेशन टैंक हमारा रहेगा उसमें क्या है, हम प्लास्टिक बॉडीज डाल देते हैं।
उसमें एक स्पेसिफिक तरह के मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बने होते हैं। बेसिकली वो बायोफिल्टर नहीं है, बायोफिल्टर हैं हमारे प्रोबायोटिक्स जो हमने लाइव बैक्टीरिया उसमें डालने हैं। और वो बैक्टीरिया कैसे होंगे, कीमो ऑटोट्रोफ बोलते हैं हम उनको। और वो क्या करते हैं कि वो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा अमोनिया को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि उससे 100 गुना कम टॉक्सिक है, और नाइट्राइट को देन नाइट्राइट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट आइंस। और मैंने आपको बात की जहां वो 20 माइक्रोग्राम उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है अमोनिया की, तो वो टॉक्सिक है। लेकिन जो नाइट्रेट आइंस है हमारे, उसकी कंसंट्रेशन अगर 1 लाख माइक्रोग्राम तक चली जाती है तो भी टॉक्सिक जो है आपका पानी नहीं है, एंड इट इज गुड फॉर एक्वाकल्चर जी। तो जब वो हमने नाइट्रिफिकेशन कर दी, उसके बाद हमने उसी पानी की, क्योंकि ऑक्सीजन भी उसकी फिश ने यूटिलाइज कर ली है, तो ऑक्सीजनेशन या एरिएशन हमने दोनों ऑप्शंस रखी होती हैं। ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत जो है हमें बड़ी कम पड़ती है। जनरली हम एरिएशन, क्योंकि एयर में भी ऑक्सीजन रहती है एक निश्चित मात्रा में, तो उसी की एरिएशन करके वही पानी जो है रिसर्कुलेट होकर वापस उसी टैंक में आ जाएगा। तो जो हमारा वाटर एक्सचेंज है, जो कि नॉर्मल एक्वाकल्चर में पर मंथ जो है 30% तक हमें रिप्लेस करना पड़ता है, ये इसमें बहुत कम जो है, जब हमें लगेगा कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन या नाइट्रेट आइंस की कंसंट्रेशन इतनी हो गई है, तब जाके जो है हमें इसको हल्का सा रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो बायोफिल्ट्रेशन का स्टेप है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, सबसे महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर सोमनाथ, आपने बड़े विस्तार से और समझाने का प्रयास किया हमारे दर्शकों को, और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हद तक जो है समझ आ गया होगा। उद्देश्य यही है कि इस एक कम मात्रा अगर है जल की और लैंड की कम मात्रा है, तब भी इसको कैसे किया जा सकता है, एक संपूर्ण प्रक्रिया आपने समझाने का प्रयास इसीलिए किया। मेरा अगला सवाल ये है कि इस स्कीम, किस टेक्नोलॉजी के क्या क्या भाग, क्या पार्ट्स, किस तरह से आप समझाएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को? ये मैंने जितने आपको डिफरेंट पार्ट्स इसके बता दिए जी, ठीक है। चलिए फिर लाभ की बात करें। हाँ, लाभ। इस पद्धति के अब मान लीजिए मैं ट्रेडिशनल कल्टीवेशन कर रहा हूँ, अभी तक जो मत्स्य पालन कर रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ और धीरे धीरे मेरे पास ज़मीन की कमी भी हो रही है और स्वाभाविक तौर पर पानी की जी। मैं अगर नया ये इस पद्धति की ओर तरफ जाऊँ तो मुझे क्या क्या लाभ होंगे? देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि आप इंटेंसिव कल्चर की तरफ जा रहे हैं जी। तो आपकी प्रोडक्शन, देखिए, एक मैनुअल वर्क जो है आपका बहुत कम हो जाता है इसमें। आपको, हाँ, यू हैव टू बी हाईली टेक्निकल, वो अलग चीज़ है, क्योंकि आपको एक साइंटिस्ट बनना पड़ेगा जी, जो कि हम ट्रेडिशनल एक्वाकल्चर में उतना ज़्यादा हमें साइंस की जरूरत नहीं पड़ती आपको तरफ से। लेकिन हाँ, उनको जो ये करना चाहता है उससे क्या क्या अपेक्षाएं आपकी है वो भी मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले उस किसान को जो ये उगा रहा है, उस बागवान को, उसको क्या लाभ होंगे? एक तो आपने ये कहा कि लाभ उसको सबसे बड़ा तो ये है कि बहुत कम जमीन में और कम पानी के साथ वो एक्वाकल्चर कर सकता है। क्या जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन लेवल उसका देखिए, प्रोडक्शन लेवल जहां पर हमारे पास ट्रेडिशनल एक्वाकल्चर में अगर कोई हमारा बड़ा ही प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो भी 10 से 12 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन ले रहा है। लेकिन इसमें जो है, जो प्रपोज्ड है, जो एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है, वो है 30 से 40 मीट्रिक टन का। लेकिन हिमाचल प्रदेश की क्योंकि परिस्थितियां यहाँ वैसी नहीं है एक्वाकल्चर के लिए, लेकिन अगर उससे हाफ भी आती है, देन सिर्फ 1500 वर्ग मीटर का ये सारा हमारा स्ट्रक्चर रहता है, और 1500 वर्ग मीटर में 20 से 30 मीट्रिक टन के बीच में भी हम अचीव करते हैं। तो ह्यूज, तो बहुत सारे फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे, हर तरह से फायदे हैं। प्रोडक्शन ज्यादा होगी, मैकेनिकल जी बताएं। मैकेनिकल काम जो है जी, क्योंकि अगर हम एक्वाकल्चर करते हैं पॉन्ड्स में, तो हमें नेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए मैन पावर बहुत ज़्यादा लगती है। इसमें कंजेस्टेड टैंक्स में काम करना, एक आदमी उसको मॉनिटर कर सकता है और हार्वेस्ट कर सकता है जी। तो ये भी एक एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज है। डॉक्टर सोमनाथ, मेरा अगला सवाल ये है कि जो किसान है इस स्कीम का कैसे लाभ उठा सकते हैं, और उसमें मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप सरकार की तरफ से क्या अनुदान स्कीम्स हैं वो भी थोड़ा सा बताएं जी। लेकिन साथ ही साथ ये भी थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताएं कि जो इस सिस्टम की तरफ, इस पद्धति की तरफ जाना चाहता है, उनसे क्या आपकी अपेक्षाएं? जैसे आप बात कर रहे थे, थोड़ा टेक्निकली, इसलिए साइंटिस्ट भी बनना पड़ेगा थोड़ा सा, कि आपको ट्रेनिंग आप उसके लिए देंगे वो भी, और लाभ कैसे लिया जा सकता है? जी, देखिए, हिमाचल प्रदेश के किसान जो हैं, जो भी इस RS टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो उनका जो भी नियरेस्ट फिशरीज का ऑफिस होगा, वहाँ जाके कंसल्टेंसी ले सकते हैं कि हमने RS सिस्टम जो है हम उसके बारे में सोच रहे हैं।
ठीक है। तो विभाग जो है वहाँ पे गाइड करेगा। एक हमारी वेबसाइट है जो हमारी डायरेक्टरेट की वेबसाइट है जी। hpfisheries.nic.in, जी। उस पे भी सारी जानकारी जो है वो उपलब्ध है जी। इसके अलावा हम हमारे जितने भी रीजनल ऑफिस हैं वहाँ जी, से भी बिल्कुल, जो है वहाँ से भी किसान जो है जानकारी प्राप्त कर ले सकते सकते हैं। हैं। जी। जो सरकार की तरफ से अनुदान स्कीम है, जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट है, जैसे किसी ने अगर लगाना है जी। तो उसकी जो कॉस्ट है एस्टिमेटेड वो है 50 लाख रुपया। जी। और उसमें जो है सरकार की तरफ से जो अनुदान राशि रखी गई है वो सामान्य जाति के लोगों के लिए 40% ऑफ द 40% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20 लाख रुपया, और अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो 60% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यानी जी। कि 30 लाख रुपया जो है 30 लाख अनुदान जो है जी। एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है बहुत सपोर्ट amount के है, जी, रूप बिल्कुल। में जो है जी, सरकार जी, जो है बिल्कुल। उसमें देगी। जी। एक हमारा दूसरा है कि जो किसान इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते उनके लिए एक मिनी आरएस की स्कीम है जी। जिसकी यूनिट कॉस्ट 7 लाख रुपए रखी गई है। जी। तो जो लोग बड़ा प्रोजेक्ट जो है अभी बियर नहीं कर पा सकते हैं जी। उसके लिए वो मिनी आरएस के साथ जो है वो जा सकते हैं। जी। दर्शकों, जहाँ- यदि आपकी भी कोई आज के विषय से संबंधित कोई आपकी शंका है या कोई प्रश्न आप चाहते हैं, इस विषय पे अगर कोई अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैं एक बार दोबारा अपनी टेलीफोन नंबर्स रिपीट कर देता हूं। हमारे नंबर है 28000177, दूसरा नंबर है 28000178, यानी 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। जी डॉक्टर साहब। जो दूसरा आपने सवाल किया था कि किसान को साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, बिल्कुल बनना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत कम एरिया में वो कल्चर करना है तो यू हैव टू मॉनिटर द कल्चर ऑल द टाइम। और उसमें मैंने आपको 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। एक आपको पीएच ऑफ द वाटर के आइडियल पीएच क्या है, हमारी 6.7 टू 7.5 वो रहनी चाहिए। हमारा अमोनिया लेवल कभी भी 0.02 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमारी टोटल एल्केनिटी कभी भी 200 पीपीएम से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो पानी का टेम्परेचर, कई आरएएस ऐसे भी हम जो स्मॉल आरएएस है उसमें हम वाटर का टेम्परेचर भी जो है कांस्टेंट रख सकते हैं। किसी स्पीशीज के लिए सपोज कार्प कल्चर हम उसमें करना चाहते हैं तो आइडियल ग्रोइंग टेम्परेचर 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस है, या पेंगेशियस का करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, जो स्मॉल यूनिट में टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मिनी आरएएस है हमारा, तो जैसे हमारी पेंगेशियस स्पीशीज है, बड़ी जल्दी बढ़ती है, तो उसके लिए थर्मोस्टैटिकली उसको टेम्परेचर को भी कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। जी। लेकिन सबसे मॉनिटर करने वाली बात है कि क्या हमारी बायोफिल्ट्रेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि अगर बायोफिल्ट्रेशन हमारी प्रॉपर नहीं हो रही है तो हम टॉक्सिक पानी को ही सर्कुलेट कर रहे हैं, उससे क्या है डिजीज का बहुत बड़ा खतरा जो है वो रहेगा। जी, तो ये कंटिन्यूस जो है लगातार एक मॉनिटरिंग जिसे आप निगरानी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। तभी आपने कहा कि संयमित तौर पे जो है वो एक आपको वैज्ञानिक की तरह जो है वो अपना देखभाल करनी पड़ेगी जो आपने प्रोजेक्ट लगाया। हाँ, क्योंकि हम ये रखा है विभाग ने कि इसमें ट्रेनिंग कराएंगे, जो भी फार्मर इसमें जाना चाहेगा उसको विद इन स्टेट एज वेल आउटसाइड द स्टेट। थोड़ा सा हमारा भी प्रोग्राम था ट्रेनिंग का, कोविड की वजह से वो हो नहीं पाया, क्योंकि हम इसमें ये चाहते थे कि जो भी फार्मर आरएएस या बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की हमारी एडवांस टेक्निक्स हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनको विद इन स्टेट और आउटसाइड द स्टेट भी हम हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं थ्रू आउट इंडिया वहाँ भी ले जाएंगे, और हमारे जो आईसीआर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी उनको जो है एक ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद जो है उनको जो है इसमें उतारेंगे। जी, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी लोग ये नवीनतम तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस और आना चाहते हैं, तो उनके लिए विभाग की तरफ से पूरी ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आने वाले समय में दिया जाएगा। तो जो भी इसमें इच्छुक हैं तो उनके लिए उनका स्वागत है विभाग की तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये कि हिमाचल आमतौर पर पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि हिमाचल में जैसा कि मैं जब पिछले प्रोग्राम में था तो उस समय भी ये चर्चा हमारे एक्सपर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हिमाचल जो है वो एक सौभाग्यशाली प्रदेश है जिसमें दोनों तरह जलवायु दोनों तरह की है, यानी उष्ण भी है, थोड़ा गर्म भी है, और शीतोष्ण भी है, थोड़ा ठंडा भी है। तो ये दोनों तरह की, जैसे आपने कहा कि जो गर्म वातावरण में मछलियाँ उत्पादन किया जा सकता है वो भी होता है और ठंडे वाला भी होता है। तो मेरा सवाल ये कि ये जो तकनीक है, इस तकनीक से क्या हिमाचल में क्या संभावना है? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और एक डाइवर्सिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश में क्लाइमेट की, और वही डाइवर्सिफिकेशन हमारी फिशरीज में भी है। आप अगर कोल्ड वाटर से स्टार्ट करेंगे यू विल फाइंड स्नो ट्राउट, रेनबो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट इन कोल्ड वाटर रीजन्स जितने भी हैं हमारे, चाहे वो अपर शिमला एरिया है, किन्नौर का है, चंबा का है, कुल्लू का है। उसके बाद अगर आप
मिड हिल जोन्स की तरफ आएंगे। जी। एक चीज भूल गए शायद कि महाशीर एक ऐसी मछली है जो हमारी मिड हिल जोन्स में, मिडिल जोन में होती है, बिल्कुल। बिल्कुल, और वो बड़ी रेयर फिश है, हाँ जी। जिसको स्टेट फिश का दर्जा जो मतलब है, हर तरह की हाँ फिश जी। मत्स्य पालन हम कर सकते हाँ हैं, जी, हर प्रकार का। और तीसरी बात रही हमारी वार्म वाटर, तो जो हमारे ऊना का क्लाइमेट है, सोलन के नालागढ़ जी, एरिया का बिल्कुल। क्लाइमेट है, वहाँ पर क्या है, कार्प कल्चर हो रहा है, रोहू, कतला, मृगल, हमारी सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, इन सब मछलियों का उत्पादन भी हो रहा है वहाँ पे, और हमारे फार्म पे प्रजनन भी इनका जो है जी, तो सक्सेसफुली करवाया जा इसमें रहा है। नवीनतम तकनीक की क्या संभावना है? संभावनाएं बिल्कुल सर, मैंने जैसे आपको बताया जी। कि हम आरएस टेक्निक को कोल्ड वाटर एज वेल एज वार्म वाटर दोनों में स्टार्ट कर रहे दोनों हैं, में और start, हमारा जी। पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है जी। वो जो वार्म वाटर का रहेगा, जिसमें हम पेंगेशियस से ही स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जी। वो नालागढ़ में एस्टेब्लिश होने जा रहा है, जी। जिसका टेंडर जो है विभाग ने कर दिया है, जी। और बहुत जल्दी उसका काम जो है शुरू होने वाला है। जी। जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है ट्राउट का, जी। वो हमारा जो मेजर फार्म है ट्राउट का, पतलीकूल, वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट लगेगा। जी। उसके बाद हम एक स्टैंडर्डाइजेशन उसकी करके इस जी। टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट करेंगे अपने फार्मर्स के लिए जी। फर्दर। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है लोग, हमारे प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आपने दी, वो ये कि दोनों तरह की संभावनाएं, और पायलट के तौर पर जैसे आपने कहा कि दोनों जगह पे शुरुआत हो चुकी है, और इसकी संभावनाएं, विस्तृत संभावनाएं पूरे प्रदेश में, प्रदेशव्यापी। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये कि जो महत्वपूर्ण है वो ये कि इस टेक्नोलॉजी में आरएस, जो नवीनतम टेक्नोलॉजी इसकी हम बात कर रहे हैं, पुनः पुनः संचारण पद्धति, इसमें कौन कौन सी, किस तरह की मछलियों का उत्पादन हम कर सकते हैं? देखिए, इसमें हम कोशिश तो ये करेंगे कि क्योंकि सघन कल्चर है, और ऐसी वैरायटीज जो कि जिनका नेचर ही ऐसा हो कि इकट्ठे रहने वाली मछलियाँ हों, जिसमें कि पंगेशियस बहुत इंपॉर्टेंट फिश है एक जी। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये लगभग 7 से 8 महीने में जो है तैयार हो जाती है जी। तो शुरुआत हम पेंगेशियस से ही करने जा रहे हैं। जो हमारा नालागढ़ फार्म है जी, उसमें तिलापिया का कल्चर भी हम उसके बाद अडॉप्ट करेंगे, लेकिन प्राइमरीली जो है जो वार्म वाटर में हम स्टार्ट करेंगे वो पेंगेशियस प्रजाति के साथ करेंगे। ये एक कैटफिश है और बहुत अच्छी एक जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशियस फिश है, और खाने में मार्केट वैल्यू भी, हाँ मार्केट वैल्यू है, और डेलिकेसी इसलिए है कि इसमें सिर्फ एक ही सिंगल कांटा होता है। जी। दूसरी बात, जो हम कोल्ड वाटर में करेंगे वहाँ पे हम रेनबो ट्राउट का कल्चर करेंगे। रेनबो ट्राउट आप जानते हैं एक वर्ल्ड फेमस फिश है, और ये भी एक सिंगल कांटे वाली फिश है, डेलिकेसी के लिए भी मशहूर है, और सबसे बड़ी बात है जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, जिसमें कि आप देखें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसी चीज है। हाँ, जैसे हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड उसकी टेबलेट्स मिलती हैं साल्मोन की, तो ये साल्मोन प्रजाति की ही मछली है, और इसी के फिश ऑयल से जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो बनते हैं। तो हमारा जो कोल्ड वाटर आरएस होगा उसमें जो है हम रेनबो ट्राउट का कल्चर जो है, कोल्ड वाटर में रेनबो ट्राउट जी, और वार्म वाटर में हम पेंगेशियस, ये दोनों से आप शुरुआत करेंगे जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर दोनों जगह में, यानी सीधा सीधा संदेश जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका ये कि जो भी किसान वो चाहे उष्ण क्षेत्र में रहते हो, शीत या शीतोष्ण क्षेत्र में रहते हो, उन दोनों को लाभ होगा, और दोनों तरह के क्षेत्र के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए आगे आ सकते हैं, और विभाग की तरफ से उनका स्वागत है और पर्याप्त तौर पे इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। डॉक्टर सोमनाथ, आप स्टूडियो में भी आए, और इस बहुत बढ़िया जो नवीनतम तकनीक है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का स्वागत होना चाहिए, और ऑब्वियसली जो है क्योंकि ये अनुसंधान और उसका विषय है, तो आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपको दी उससे आप लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ आपके जहन में अगर इस टेक्नोलॉजी की तरफ अगर रुझान आ रहा है तो सिंपल है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप नज़दीक के किसी भी फिशरी केंद्र में उनसे मिल सकते हैं और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।